हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल प्राची पावर एकेडमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यूपी टेट का जो हमारा एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम सीडीपी आपको कंप्लीट यहाँ पर करा रहे हैं और उसकी आज क्लास नंबर 11 होगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट हम कर चुके हैं, दूसरा हमारा लर्निंग का चैप्टर चल रहा है और लर्निंग की आज ये क्लास नंबर 2 आपके सामने है। ठीक है, तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। पहली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पहला आज का जो पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा सारे सेशन को। इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के मेथड्स क्या हैं, टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियों की यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर शिक्षण विधियों की बात करें तो सबसे पहली शिक्षण विधि की हम बात करेंगे लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना। ठीक है, ये इसमें आता है। इसमें क्या होता है, करके सीखना वो विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं कार्य करके और एक्सपीरियंस करके सीखता है, ना कि केवल सुनकर। करके सीखना ही मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी आप काम करके स्वयं से सीख रहे हो। जो बच्चा है खुद करके, खुद से एक्सपीरियंस लेके वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है और सीखता है, ना कि केवल किसी दूसरे के माध्यम से सुनकर। तो ये होता है लर्निंग बाय डूइंग। और इसमें क्या क्या विशेषताएं या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लर्नर का। बच्चा जो है सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल जो है, एक्सपेरियंशियल जो उसको नॉलेज है वो मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि वो खुद से करके प्रैक्टिकल के थ्रू सीखता है। ठीक है, इसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है, बाल केंद्रित इसमें जो है उपागम होता है। लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग, जब भी हम कोई कार्य खुद से करते हैं, खुद से एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, तो वो ज्ञान लंबे समय तक हमारे साथ रहता है, तो लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है। इन्वॉल्व इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, और खुद से करने में इंटरेस्ट भी आता है और बच्चा मोटिवेट भी रहता है। तो ये सारी जो है विशेषताएं हैं किसकी, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने की। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसका प्रोसेस क्या होता है लर्निंग बाय डूइंग का। इसमें सबसे पहले कार्य को किया जाता है, डूइंग द एक्टिविटी, करके उसका एक्सपीरियंस लिया जाता है, फिर उसको समझा जाता है, देन उसको अप्लाई किया जाता है जब भी उसकी नीड होती है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं लर्निंग बाय डूइंग के। क्या, सबसे पहले कार्य को करना, डूइंग द एक्टिविटी, उसके बाद जो है एक्सपीरियंस करना, फिर अंडरस्टैंड करना, फिर उसको अप्लाई करना। ये इसका क्या है, स्टेप्स होते हैं लर्निंग बाय डूइंग के। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, कुछ जो है साइंस के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, उनमें बच्चा खुद से करके सीखता है। प्रोजेक्ट्स बच्चा खुद बनाता है, एक्टिविटीज़ बच्चा खुद करता है। लर्निंग बाय प्लेइंग, खेल कर भी, खेल के द्वारा, खेल के माध्यम से बच्चा करके सीखता है, खुद से सीखता है, एक्सपीरियंस करके सीखता है। तो वो सारे तरीके, वो सारे मेथड्स सीखने के, जिसमें बच्चा खुद से एक्सपीरियंस करके सीखे, वो लर्निंग बाय डूइंग में आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट था आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पूरा आपको यूपी टेट का सीडीपी करा दिया जाएगा, जो कि इक्वली आपके सी टेट एग्ज़ाम के लिए या जो भी एग्ज़ाम जहाँ पर सीडीपी आती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। और जो सब्जेक्ट हैं उनके भी पीवाईक्यूज आपके साथ ही के साथ चल रहे हैं। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखो, इसमें टीचर की क्या भूमिका होती है। लर्निंग बाय डूइंग में टीचर का क्या रोल होता है। टीचर इसमें एक फैसिलिटेटर और गाइड होता है, यानी कि बच्चों का मार्गदर्शन करता है, कि बच्चे जहाँ पर सबसे बच्चों को, पहले बच्चों को जो है इंस्ट्रक्ट कर देता है कि ऐसे ऐसे सब चीज़ें आप करके सीखिए इस तरह से। फिर बच्चों को जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, वो अटकते हैं, तो वो क्या है, टीचर उनको गाइड करते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, टीचर जब तक बच्चे को अवसर नहीं देगा सीखने का, ये थोड़ी कि बच्चे टीचर खुद ही खुद सब कुछ किए जा रहा है कि ठीक है ये मैंने कर दिया, बता दिया, चैप्टर ख़त्म, अगले पर आते हैं, ऐसा नहीं। सिखाने के बाद बच्चों को खुद से करने का जब टीचर मौका देगा, अवसर देगा, तब बच्चे खुद से सीख पाएंगे बेहतर तरीके से। और एनकरेज पार्टिसिपेशन, बच्चों की जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, उसको बढ़ाना, बच्चों को एनकरेज करना कि आप भी पार्टिसिपेट करो उस चीज़ को सीखने के लिए। तो ये इसमें टीचर की क्या होती है, भूमिका होती है। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार अलग, सिर्फ यूपी टेट ही नहीं, अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है। इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना कि जो करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट है, ये किसने दिया, तो ये जॉन डीवी ने दिया है। तो याद रखेंगे लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट किसने दिया है, जॉन डीवी ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। तो उम्मीद करती हूँ जो पहला मेथड है लर्निंग बाय डूइंग, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगले मेथड पर चलते हैं। देखो, पूरे सेशन के दौरान कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो एक बार तो उसको दोबारा देखो, दोबारा देखकर भी समझ आपको नहीं आता तो
आप फ्री हो कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, है ना। कोई भी आप स्टडी रिलेटेड, है ना, किसी एग्ज़ाम रिलेटेड कोई आपको इशू है तो आप पूछ सकते हो। सेशन में जो आपने पढ़ा आपको समझ नहीं आया, कोई डाउट है, तो वो भी आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आ जाइए। अगला है अगला जो मेथड है सीखने का, है ना, शिक्षण का या सीखने का, वो है लर्निंग बाय इमिटेशन। तो सीखने के तरीके हम देख रहे हैं यहाँ पर। पहला क्या था, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। और दूसरा क्या है, अनुकरण द्वारा सीखना। ये कौन सा है आपका, लर्निंग बाय इमिटेशन, यानी कि अनुकरण। दूसरों को देखकर आप कुछ करना सीख रहे हो तो वो इमिटेशन है। सिंपल सी बात है। अनुकरण का मतलब जो सामने वाला बंदा कर रहा है, चाहे वो आपके माता हो, पिता हो, आपका कोई कलीग हो, है ना, फ्रेंड हो, टीचर हो, जो वो कर रहा है वो सेम आप करने लगो, उनसे देखकर आप सीखो उस चीज़ को करना, तो वो लर्निंग बाय इमिटेशन होता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, लर्निंग बाय इमिटेशन को और अच्छे से समझते हैं। अनुकरण द्वारा अधिगम की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसकी नकल करके सीखे, है ना। दूसरों का बिहेवियर ऑब्जर्व किया या दूसरे की कोई एक्टिविटी बच्चे ने ऑब्जर्व की और उसको ही देखकर वो एज इट इज़ सीख रहा है, नकल करके सीख रहा है, देख के दूसरे को सीख रहा है, वो अनुकरण द्वारा सीखना होता है। दिस कंसेप्ट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद एल्बर्ट बेंडूरा, ठीक है। मेनली अगर बात करें, वैसे स्पेसिफिक कोई नहीं है कि लर्निंग बाय इमिटेशन को एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया है, लेकिन एल्बर्ट बेंडूरा ने दी है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया है, एल्बर्ट बेंडूरा ने। तो इससे भी वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है कि बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। ये किसका मानना है, एल्बर्ट बेंडूरा का। तो अगर ये पूछा जाए एग्जाम में, वैसे लर्निंग बाय डूइंग का ज़्यादा पूछा जाता है, और जो बिल्कुल एग्जैक्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो कंसेप्ट दिए हैं वही पूछे जाते हैं, जो उनसे एसोसिएटेड है वो कम पूछा जाता है। तो फिर भी याद रखना, लर्निंग बाय इमिटेशन से कौन एसोसिएटेड है, एल्बर्ट बेंडूरा, क्योंकि इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है जिसमें कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। और ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। सिर्फ बच्चा ही नहीं, आप भी, है ना, जो है एक दूसरे को मान लीजिए अच्छा बिहेवियर भी, और गुड बिहेवियर एंड बैड बिहेवियर दोनों चीज़ें होती हैं, गुड लर्निंग और बैड लर्निंग, क्या आप दूसरों को देख के सीख सकते हो, है ना। तो पहले सेशन में भी आपको बताया था, लर्निंग को पढ़ा था, जाना था कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग को मैंने आपको बताया था कि लर्निंग पॉजिटिव नेगेटिव या फिर गुड और बैड दोनों हो सकती है ना। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सीख रहे हो। खैर, बात यहाँ पर इमिटेशन की हो रही है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है या इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो एल्बर्ट बेंडूरा ने जो इसके स्टेप्स बताए हैं, उनमें सबसे पहले है अटेंशन। बच्चा सामने वाले को ध्यान से देखता है, बच्चे की अटेंशन पूरी उस पर होती है। फिर वो जो उसने देखा, अटेंशन, उसने वो बिल्कुल अटेंटिव रहा, सामने वाले को उसने गौर से देखा, फिर वो याद रखेगा, रिटेंशन। फिर क्या आता है, रिटेंशन आता है, जो उसने देखा वो उसको याद रखेगा, फिर वो उसको दोहराएगा, जो उसने सीखा रिप्रोडक्शन करेगा उसका, यानी कि वो दोहराएगा। और फिर उसके बाद मोटिवेशन आता है, उसको उससे क्या मिली है, प्रेरणा मिली है, वो उससे मोटिवेट हुआ है। सबसे पहले अटेंशन आया, ध्यान देना, फिर रिटेंशन आया, स्मरण रखना, रिप्रोडक्शन यानी कि उसको दोहराना या रिवाइज करना, मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। ये 4 स्टेप्स बेंडूरा ने इमिटेशन में बताए हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर है, इतने पॉइंट्स क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर पूरा सेशन क्लियर रहेगा कि क्लियर है मैम, ओके। चलिए, अब अनुकरण के कुछ प्रकार हो सकते हैं, यानी कि इमिटेशन के कुछ टाइप्स हो सकते हैं। जैसे एक डायरेक्ट इमिटेशन हो सकता है, इनडायरेक्टली बच्चे ने देखकर सीख लिया। इनडायरेक्ट इमिटेशन भी हो सकता है, कॉन्शियस इमिटेशन भी हो सकता है, और अनकॉन्शियस इमिटेशन भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपके आ गया, क्या क्या चीज़ें आपके आ गई हैं, देखिएगा इसमें। प्रत्यक्ष अनुकरण, अप्रत्यक्ष अनुकरण, सचेत अनुकरण और अचेत अनुकरण, ये सारी चीज़ें आई हैं। अब देखो, इनमें समझना, जो आपका ये डायरेक्ट इमिटेशन है, इसमें बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति को देख के व्यवहार की उसकी नकल करता है, सीधे सीधे उसने सामने जो उसके है उसको देखा, उसकी नकल की, चाहे बिहेवियर हो या उसकी एक्टिविटी हो, उसकी नकल करके बच्चे ने सीखा, डायरेक्ट इमिटेशन हो गया। इसके बाद अगर इनडायरेक्ट की बात करें, ठीक है, जब कोई डायरेक्टली किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, जबकि उसके सामने किसी के विचारों से प्रभावित है ना, ये किसी ने कुछ को सजेशन दिया था, उसको वो अनुकरण कर रहा है, उसको इमिटेट कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट उसमें आता है। जैसे मान लो किसी कोई नेता है,
तो जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं, तो उनसे प्रेरित होकर बच्चा जो है अहिंसा को अपना रहा है, या कोई भी व्यक्ति अहिंसा को अपना रहा है। ठीक है, तो किसी के भी विचारों से आप डायरेक्टली उसके बिहेवियर से या सामने बंदे को देख कर नहीं इमिटेट कर रहे हैं, उसके विचारों से या व्यवहार से आप क्या हो, इम्प्रेस हो या जो है अफेक्ट हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इमिटेशन हो जाता है। अब कॉन्शियस की बात करें तो जब आप बिल्कुल जानबूझकर, है ना, बिल्कुल होशो हवास में दूसरे व्यक्ति की नकल कर रहे हो, तो वो आपका कॉन्शियस इमिटेशन। और आप जब इन अनकॉन्शियस हो, है ना, ज़्यादा आप बिल्कुल अटेंटिव नहीं हो उस जगह पर, तब आप इमिटेशन कर रहे हो, तो वो अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, जब जाने अनजाने में आप कुछ सामने वाले से सीख लो, बिल्कुल अटेंटिव हो, जानबूझकर सीख रहे हो, तो कॉन्शियस हो जाएगा। और अगर आप बातों ही बातों में कुछ आपने सामने वाले से सीख लिया उसी की तरह, तो वो अनकॉन्शियस इमिटेशन हो जाता है। ठीक है, किसी की बातचीत के दौरान जैसे आप उसकी बातों को अपना लेते हो, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब अगले पॉइंट की, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब इमिटेशन के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उनको समझिए। जैसे चाइल्ड कॉपिंग टीचर्स हैंड राइटिंग, टीचर जैसे बोर्ड पे जो लिखते हैं बच्चा उसको कॉपी करने की कोशिश करे। लर्निंग लैंग्वेज बाय लिसनिंग, लैंग्वेज को सुन के लर्न करना, वो भी इमिटेशन में आता है ना, सुना आपने और उसको आप लर्न कर रहे हो। कॉपिंग पेरेंट्स बिहेवियर, पेरेंट्स जैसा आपका बिहेवियर घर में कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। तो पेरेंट्स का बिहेवियर कॉपी करना, टीचर की हैंड राइटिंग या टीचर का बोलने का तरीका आप कॉपी कर रहे हो, तो वो सब किस में आता है, आपका इमिटेशन में। आगे बात करें इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं लर्निंग बाय इमिटेशन के, अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्व टोटली दिस इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसमें बच्चा ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है। सोशल इन नेचर, ये स्वभाव में सामाजिक है। ठीक है, इसमें क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चा किसी दूसरे का बिहेवियर ऑब्जर्व करेगा ना, या किसी दूसरे के विचारों को सीखेगा, है ना, तो ये दूसरा इसमें इन्वॉल्व है। तो एक सोशल हो गया नेचर में। ठीक है, कॉमन इन चिल्ड्रन, ये बच्चों में बहुत बेसिक होता है। और अगर बाल्यावस्था तक बात करें, छोटी बच्चों की एज तक बात करें, तो ये ज़्यादा होता है बच्चों में इमिटेशन। वो कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि जब बहुत छोटा बच्चा है, बिल्कुल इन्फेंसी से, है ना, 2-3 महीने का ही बच्चा होता है, इनफैक्ट उससे पहले से ही मान लो, इनिशियल स्टेज से ही, जैसा बच्चा देखेगा, जैसे बच्चे को आप दिखाओगे, जैसा बच्चे को आप सिखाओगे, वो वैसे ही सीखता चला जाता है। और आपको लगता है कि मैंने तो इसको ये चीज़ बताई नहीं, ये इसको कैसे सीख रहा है। हाँ, ज़रूर कुछ चीज़ें बच्चा खुद से सीख रहा होता है ना, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन इस एज में बहुत तेज होता है। वो ऐसे नहीं कि अपने आप चीज़ें डेवलप कर रहा है, मैक्सिमम चीज़ें वो आपको ही देख कर, यानी कि अपने घर वालों को, पेरेंट्स को, या जो भी घर में सदस्य हैं उनको देख कर ही इमिटेशन के द्वारा सीखता है। ठीक है, वो खाना खाना आपको देख कर सीखता है, या आप उसको सिखाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप उसको बाय करना सिखाते हो, नमस्ते सिखाते हो, तो वो इमिटेशन से ही तो करता है। आपको एक तो आपने उसको सिखाया, एक आप खुद वो बिहेवियर कर रहे हो, तो इसलिए बच्चा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पेरेंट्स से या फैमिली मेम्बर से। आप जा रहा है कोई आपके घर में बड़ा, आप उसको नमस्ते कर रहे हो, बच्चा आपको देखता है और बच्चा वो सीखता है। अगर आप वैसे ही नेगेटिव कोई बिहेवियर कर रहे हो, तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कॉमन बच्चों में बहुत कॉमन है इमिटेशन के थ्रू सीखना। क्विक लर्निंग मेथड, और ये थोड़ा जल्दी बच्चा सीख लेता है, क्विक मेथड होता है लर्निंग का। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब बात कर लेते हैं लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन की, यानी कि ऑब्जर्व करके सीखना। तो इसमें क्या करता है, बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सिंपल है ऑब्जर्वेशन से सीखना, कि बच्चों ने कुछ भी ऑब्जर्व किया और उसके द्वारा सीख लिया उस चीज़ को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जैसे ऑब्जर्वेशन में खाना बनाते हुए किसी को देखना, उससे ऑब्जर्व करके आपने खाना बनाने के स्किल्स को सीख लिया, या कोई आर्ट के स्किल्स हैं वो आपने किसी को देखा करते और आप भी उसको धीरे धीरे करने लगे, ऑब्जर्व करके सीखना, तो वो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन में आता है। अच्छा, नेक्स्ट आपका एक मेथड आता है लर्निंग बाय होल एंड पार्ट मेथड, यानी कि जिसको हम पूर्ण और अंश विधि या आंशिक विधि द्वारा सीखना कहते हैं। तो इसमें एक होल मेथड है और एक पार्ट मेथड है। होल मेथड में क्या होता है, पूरे कार्य को एक साथ जब आप सीखते हो तो वो होल लर्निंग मेथड होता है, पूरे कार्य को एक साथ सीख लिया। और जब किसी कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में आप सीखते हो तो वो पार्ट मेथड होता है, या अंश विधि होती है, या आंशिक विधि।
किसी काम को आपने एक साथ सीख लिया तो वो आपका होल मेथड हो गया, और उसी एक काम को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में करके सीखा, वो आंशिक विधि होती है। और याद रखेंगे कि इससे कौन एसोसिएटेड है लर्निंग बाय होल एंड पार्ट मेथड से, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इससे रिलेटेड है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने लर्न बाय होल एंड पार्ट मेथड को आपके लिए जो है दिया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स। तो जो भी आप ग्रुप में रहकर सीखते हो वो होती है लर्निंग बाय ग्रुप मेथड, यानी कि समूह विधि द्वारा अधिगम की वो प्रक्रिया जिसमें छात्र समूह में रहकर ग्रुप में मिलकर अपने जो भी थॉट्स हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, डिस्कशन करते हैं और कॉपरेशन के द्वारा सीखते हैं। तो वो ग्रुप मेथड के द्वारा सीखना होता है। यानी ग्रुप में रहकर जो बच्चा सीखता है, चाहे वो दूसरों के विचारों को सीखे, अपने विचारों को उन्हें समझाए, डिस्कशन करे, कॉपरेशन सीखे, ये सब बच्चा ग्रुप मेथड में सीखता है। आप ये भी मान सकते हो यहाँ पर ग्रुप में रहकर बच्चा क्या क्या सीखता है, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना, डिस्कशन करना, कॉपरेशन, ये सब सीखता है। तो ये ग्रुप मेथड होता है जिसमें बच्चा सीखता है। ग्रुप मेथड में आपका जो है डिस्कशन मेथड आता है, चर्चा विधि में चर्चा कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मेथड आता है, साथ में 2 या 2 से बच्चे ज़्यादा मिलकर प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं तो वो भी ग्रुप मेथड में आता है। कोऑपरेटिव लर्निंग, साथ में जब बच्चे लर्न करते हैं वो कोऑपरेटिव लर्निंग में, और ग्रुप डिस्कशन जब साथ में चर्चा करते हैं ग्रुप बनाकर तो वो आपका ग्रुप डिस्कशन में आता है। आगे अगर हम बात करें तो इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं ग्रुप मेथड की, तो इसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि इन्वॉल्व होते हैं, कोऑपरेशन और टीम वर्क इसमें होता है, एक्सचेंज होता है आइडियाज़ का, थॉट्स का, सोशल इंटरेक्शन होता है, जब एक बंदा तो होगा नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा 4-5 लोग ग्रुप में होंगे तो सोशल इंटरेक्शन होगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगी, चाइल्ड सेंटर्ड ये अप्रोच होती है, ये भी याद रखना क्योंकि इसमें आपसे पूछा जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कौन कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, विशेषताओं में आती हैं, किसकी, आपका कौन सी अप्रोच की बात हमने की, ग्रुप मेथड की। आगे बात कर लेते हैं डिस्कशन मेथड की। तो बड़ा ही सिंपल सा है डिस्कशन, यानी कि जहाँ पे डिस्कस करके चीज़ों को सीखा जाए। ये एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर बातचीत के माध्यम से विषय को समझते हैं, डिस्कस करके समझते हैं। तो जब डिस्कस करके समझा जाता है तो वो कौन सा मेथड होता है, आपका डिस्कशन मेथड होता है। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए, इसमें जो डिस्कशन के टाइप्स होते हैं वो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, एक पैनल हो सकता है, पैनल डिस्कशन हो सकता है, क्लास डिस्कशन हो सकता है, डिबेट या वाद विवाद भी किस में आता है, डिस्कशन मेथड में। क्लियर है इतनी बात। आगे बात करें, चलिए नेक्स्ट है आपके पास प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड में जब कोई प्रोजेक्ट बनाकर लर्निंग की जाती है, प्रोजेक्ट के द्वारा कुछ सीखा जाता है, कुछ नई चीज़ हम सीखते हैं प्रोजेक्ट बनाकर। किसी भी टॉपिक पर मान लीजिए प्रोजेक्ट आपने बनाया है, प्लांट्स के ऊपर आपने बनाया है या ऑक्सीजन के ऊपर आपने बनाया है, तो उसके बारे में आप सीख रहे हो, तो किसके द्वारा सीख रहे हो, प्रोजेक्ट के द्वारा। परियोजना विधि वो शिक्षण विधि होती है जिसमें विद्यार्थी वास्तविक जीवन से जुड़े हुए कार्य को प्रोजेक्ट करके सीखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किसने किया, ये विलियम एच किलपैट्रिक ने किया। किलपैट्रिक याद रखेंगे, सफिशिएंट है। तो किलपैट्रिक ने जो है आपका प्रोजेक्ट मेथड का या परियोजना विधि का क्या किया, प्रतिपादन। जॉन डुई के विचारों से ये क्या थे, इस पर बेस्ड थी। विलियम किलपैट्रिक ने इसको प्रतिपादित किया। अब इसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड के। सबसे पहले प्रोजेक्ट का आपको सिलेक्शन करना होता है, ये पूछे जाते हैं प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स क्या होंगे, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो इसके पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या बनाना है उसका सिलेक्शन करना, फिर उसकी प्लानिंग करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, फिर सही एग्जीक्यूशन हुआ या नहीं पूरी चीज़ का इवैल्यूएशन करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन करना प्रोजेक्ट का, उसके बाद उसको प्लानिंग करना, फिर एग्जीक्यूट करना, देन उसको इवैल्यूएट करना। चारों स्टेप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे प्लेवे मेथड की बात करूं अगर मैं, तो प्लेवे मेथड का सिंपल सा मतलब है जब खेल के द्वारा कुछ सीखा जाता है। ठीक है, खेल के द्वारा जब हम सीखते हैं वो प्लेवे मेथड में आता है। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट मेथड्स थे उनकी हमने यहाँ पर बात की है। और यहाँ पर आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सारे CDP के चैप्टर्स आपको करा देंगे। यूपीटेट, सीटेट या सुपर टेट अगर आपका आता है उसमें भी आपसे CDP पूछी जाती है। सब जगह जहाँ पर भी CDP आती है वहाँ पर ही आपके काम आएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर आज का अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक है कि मैम आप इस सब्जेक्ट का करवा दीजिए या ये टॉपिक करवा दीजिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। और जो भी आपके ग्रुप हैं टेट वगैरह के, उनमें प्लीज़ इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं टेट एग्ज़ाम की, तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। वहाँ पर सारी एग्ज़ाम अपडेट, रिजल्ट की अपडेट सब आपको दे दी जाती है तुरंत आते ही, ठीक है। तो सभी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मेन चैनल जो हमारा सिलेक्शन मेट है, उस पर अब आपको हम जो है अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम्स की जो है प्रिपरेशन करवाते हैं, प्रैक्टिस क्लासेस करवाते हैं। फिलहाल उस पर DSSB की जो प्रिपरेशन है वो चल रही है नेचुरल साइंस के लिए खास करके, ठीक है। तो वो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स को ही फोकस करते हुए है। तो अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम एस्पिरेंट हैं तो सिलेक्शन मेट को भी ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, और प्राची पावर एकेडमी को भी। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।